नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, हम हमेशा की तरह एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम आप सबके लिए लेकर आए हैं। कार्यक्रम का नाम है देश विदेश की सैर और आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान की तरफ। क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, तो राजस्थान की आज सैर करते हैं। राजस्थान के कुछ स्टूडेंट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्टूडेंट इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड का कोर्स करने के लिए यहां पर आए हुए हैं राजस्थान के बाड़मेर से। लेकिन राजस्थान सरकार में सरकारी शिक्षक के तौर पर पिछले 2-3 सालों से काम कर रहे हैं। मेरे ठीक दाहिने हाथ में बैठे हैं विक्रम सिंह, जो कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के रामदेरिया गांव से उनका नाता है। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। मेरे ठीक सामने बैठे हैं रविंद्र दान चारण, जो कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के ही झड़खली गांव से उनका नाता है, बिलोंग करते हैं। तो रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। जी, हम लोग इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को ये जानकारी देते हैं कि अलग अलग राज्यों की भाषा, बोली, खान पान, पहनावा, संस्कृति, वहाँ का क्या कल्चर है, क्या वहाँ पर ट्रेंड चल रहा है, युवा वहाँ के कैसे हैं, महिलाएं कैसी हैं, तो इस पर हम लगातार जानकारी लोगों को देते हैं। तो आज हमें एक अच्छा मौका मिला है कि हम राजस्थान को जानें, समझें। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप बताएं, रविंद्र दान जी, आप बताएं कि राजस्थान को अगर हम जानना चाहते हैं तो किस चीज के लिए हम जानते हैं, किन चीजों की वजह से वो चर्चा में रहता है, वो प्रसिद्धि पाता है। जब राजस्थान हमारे जहन के अंदर आता है तो राजस्थान एक ऐतिहासिक चीज के रूप में जाना जाता है। राजस्थान रजवाड़ों के शासन के रूप में जाना जाता है। राजस्थान महाराणा प्रताप के रूप में जाना जाता है। राजस्थान महाराणा सांगा के रूप में जाना जाता है। राजस्थान युद्धों की भूमि रही है। राजस्थान वीरों की भूमि रही है। राजस्थान अपने स्वाभिमान की भूमि रही है। राजस्थान अपने स्वामित्व की भूमि रही है। उनके ऊपर होने वाले आक्रांताओं को मुंह तोड़ जवाब देने वालों की धरती रही है। तो राजस्थान जब हमारे जहन के अंदर आता है तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क के अंदर स्वाभिमान हमारे अंदर ललक करके सामने आता है। वहां पर रानी पद्मिनी जैसी महिला ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर दिया। और यहाँ पर जोहर, सती और वीरों के नातों की यहाँ पर जो संबंध जुड़े हुए हैं वो राजस्थान की धरती पर आज भी जुड़े हुए। अगर आप हल्दी घाटी की धरती पर जाते हैं तो आज भी उस हल्दी घाटी के युद्ध की रक्त रंजित तस्वीरें, वहां की मिट्टी में उन वीरों का रक्त देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी बात जब राजस्थान के जहन में आती है तो वीरों की भूमि के रूप में आती है। वीर आक्रांताओं को खदेड़ने के रूप में हमारे सामने आती है। एक वीरत्व और सतीत्व की प्रतिक्रिया के रूप में हमारे सामने आती है। तो ये राजस्थान है जहां हम राजस्थान के रूप में राजस्थान को हम एक बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। तो राजस्थान के वीरों को देख सकते हैं, राजस्थान की वीरांगनाओं को देख सकते हैं। किले भी वहाँ पर काफी संख्या में हैं। बिल्कुल, जहाँ पर पर्यटक कभी जाते हैं। बिल्कुल, आज कितने साल हो गए, तकरीबन 1600 साल हो गए, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि वहां के किले इतनी मजबूती के साथ और इतने उनके परकोटे और इतने बड़े बड़े दुर्ग बने हुए हैं कि आज की जो टेक्नोलॉजी है वो भी अचंभित रह जाती है कि ये दुर्ग बनाए कैसे गए हैं। अगर आप कुंभलगढ़ का दुर्ग देखेंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि ये दुर्ग आखिरकार उस समय के लोगों ने बिना टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाए कैसे हैं। आप अगर जैसलमेर के दुर्ग की बात करेंगे तो कमाल की ये बात है कि जैसलमेर के दुर्ग में सीमेंट और चूने का पत्थर का प्रयोग तक नहीं किया गया। पत्थर पर पत्थर रख करके इतना मजबूत किला बनाया गया है कि बड़े से बड़ा आक्रांता भी आज तक उस किले को न भेद सका है, न आने वाली पीढ़ियां उस किले को कभी भेद पाएगी। इतनी उसकी जो दीवारें हैं, उसके जो परकोटे हैं, उसके जो कंगूरे हैं, वो इतनी रचनात्मकता के साथ और इतनी सुदृढ़ता के साथ बनाए गए। क्या बात है। किसके शासन काल में बने हैं, अगर कुछ बताना चाहें कि कब किसके बनाए? रावल जैसलमेर की बात करें तो रावल रतन सिंह जब थे वहां जैसलमेर के अंदर, तो रावल रतन सिंह ने माफी चाहता हूं, महाराजा जैसल ने
उस जैसलमेर के सोनार दुर्ग का निर्माण करवाया था। पीले पत्थरों से बना हुआ है और सूर्य की किरणें जब उन पीले पत्थरों पर पड़ती हैं तो वो जो पीला पत्थर है और सूर्य की चमक है, पीला पत्थर और सूर्य की चमक एक सोने की एक चमक पैदा करता है, एक आभा देता है। तो वो मतलब स्वर्ण दुर्ग के रूप में जाना जाता है। महाराणा जैसल ने जैसल दुर्ग का निर्माण कराया था। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, जिसमें उदय सिंह ने भी शासन किया। और महाराणा प्रताप जो उदय सिंह के बेटे थे, उनका कुंभलगढ़ दुर्ग में वो उन्होंने अपनी पहली किलकारी ली थी और उन्होंने अपने चित्तौड़ की रक्षा के लिए मुगलों तक अंतिम सांस तक लड़ी थी। वो उन्होंने अकबर जैसे एक आक्रांता को अपने दुर्ग के अंदर सभी राजपूत राजाओं ने उनके सामने हार मान ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा करके भी अकबर के आगे घुटने नहीं टेके और हल्दी घाटी के युद्ध में उनके सेनापति मान सिंह को हरा करके और उनके जो उसके बाद में जब अकबर स्वयं आया तो उनसे लड़ करके उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की और उसके सामने घुटने नहीं टेके। अंतिम सांस तक उनका घोड़ा चेतक, वो तो पशु था, महाराणा प्रताप तो इंसान था लेकिन पशु था वो घोड़ा, उस चेतक ने भी अपने घुटने नहीं टेके। तो उस लड़ाई में छोटे से व्यक्ति महाराणा प्रताप से लेकर जो छोटे से छोटा मानवी पशु पक्षी जो भी था उस युद्ध में अहम भूमिका निभाई और मुगलों को खदेड़ने का सबसे बड़ा प्रयास किया। जी, मुझे बचपन की याद आ रही है जब हम कक्षा 3 में शायद पढ़ते थे कि रणबीर चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। श्याम नारायण पांडे की ये कृति है और जब ये कृति आप पढ़ेंगे तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी जी जी। तो आपने बताया कि वीरता के लिए जो है जाना जाता है, राजपूताना के लिए भी जाना जाता है कि राजपूत लोग वहां पर जगह जो कि वीरता के पर्याय के तौर पर देखा जाता है। तो अगर हम जाति के लिहाज से देखें तो राजस्थान में कौन सी जाति अधिक संख्या में है और कौन सा तबका कितना कितना है, अगर कुछ आप बताना चाहें। जैसे गुर्जर भी वहां पर हैं शायद, और तो कुछ अगर आप बताना चाहें। देखिए अभी वर्तमान में जाति संरक्षण तो अब तो जनसंख्या बढ़ गई है तो हर कायदे का हर वर्ग का बढ़ रहा है, उसका अभी तो कोई दायरा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज से हम 200 साल पहले देखें तो जब व्यक्ति मनुष्य वहां रहेगा, जब निवास करेगा तो उसको सबसे पहले आवश्यकता होगी अपनी सुरक्षा की। जब उसको सुरक्षा की आवश्यकता हुई तो उसने एक व्यक्ति को बनाया कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे, और जिस व्यक्ति को सुरक्षा के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी थी वो राजपूत थे और उस राज करने वाले थे, उस सुरक्षा करने वाले थे, इसलिए वो राजपूत कहलाए। उन्होंने उन लोगों की राजपूती के रूप में रक्षा की। उनका काम था, जो निम्न वर्ग के लोग थे वो खेती करते थे और लगान के रूप में राजा को अपना कर देते थे कि ये कर दे रहे हैं, हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप हमारी रक्षा कर सको, हमारी खेती और हमारे परिवारों पर बाहर आक्रांत आकर के हमले न करवाएं। तो इस तरीके से छोटे समुदाय से, और राजपूत तो मतलब इतना बड़ा नहीं कह सकते, राजपूतों का काम था कि वो रक्षा करता था। उसके पास सेना थी, सेना पे सारे राजपूत तो नहीं होंगे, एक सेनापति हो सकता है राजपूत, राज करने वाला राजपूत हो सकता है, लेकिन वो जो सेना थी वो सेना उस पूरे गांव से, वो जो पूरा एरिया था उस एरिया से मिलकर। तो हम कह सकते हैं कि सभी जाति के लोग वहां पर हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, सभी तरह के लोग वहां पर, मतलब बहुसंख्या में ऐसा कुछ नहीं, बराबर बराबर हैं, काफी संख्या में लोग बराबर, बहुसंख्या में नहीं कह सकते, हर वर्ग के लोग हैं, हर तरह के वर्ग है वहाँ। तो राजस्थान के अंदर एक कहावत है कि 4 कोस पर बाणी बदले और कोस कोस पर पानी। तो वहाँ कहावत पूरे भारत के लिए आप राजस्थान की कमाल की चीज के बताता हूँ मैडम। हमारे गांव के अंदर 8 जाति के लोग रहते हैं और 8 जाति के लोगों की 8 प्रकार की अलग अलग भाषा है। क्या बात है, मतलब हर घर में अलग तरीके की भाषा। झणखली गांव में जी 8 जाति के लोग रहते हैं। 8 जाति के लोग रहते हैं और सबकी अपनी भाषा है। जी, कितनी जनसंख्या है आपके गांव की? हमारे गांव की लगभग आप 900-800 लोग। अच्छा, काफी बड़ा गांव, काफी बड़ा गांव है। 800-900 लोगों की जनसंख्या है और ये पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, क्योंकि राजस्थान है तो समतल भूमि है, रेतीली भूमि है, और जो टीले हैं, रेत के टीले बने हुए हैं बड़े बड़े, और उसके बीच में बहुत अच्छी तरीके से आया हुआ है। और राजस्थान के बारे में मैं बताता हूँ कि जब राजस्थान के बारे में जब लोग आते हैं ना, तो बाड़मेर जैसलमेर की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर में पानी नहीं है। कुछ हद तक सच्चाई है,
कि अच्छा। बाड़मेर जैसलमेर में पानी नहीं होता। आज से ये 20 साल पहले कहीं ये बात सार्थक हो सकती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी आ गई है और राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर के इस कार्य पर काम कर रही है, दोनों मिलकर के। उनके अथक प्रयासों से आज घर घर तक नल पहुंचा है। नो डाउट बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है राज्य सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी। तो अभी पानी की स्थिति अच्छी है? अभी पानी की पानी अब की कोई स्थिति दिक्कत ही नहीं। कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। जैसे मैं जब बचपन में राजस्थान में रही हूँ तो मुझे याद है कि महिलाएं जो यहाँ तक चूड़े पहने हुई जी होती मैम, थी, बिल्कुल। सर पे मटका लेकर बहुत दूर से पानी लाती थी, क्या बिल्कुल। वो? और एक पिक्चरों में भी हम देखते हैं कि वो जो ग्रामीण फ्रेम परिवेश में अभी भी जैसे बॉर्डर इलाकों में ये समस्या तो है ही। अभी है। हाँ अभी है ही। जहाँ लेकिन- तक संसाधन नहीं नहीं पहुंचे पहुंच पाए हैं, हैं। जी, जो जी। बहुत रेतीले हैं, जैसे हम तो वो पानी उत्तराखंड- कहाँ से लाते हैं? क्या कुएं होते हैं कहीं आसपास में? कोई एक ऐसा जगह होती है जहाँ पर कुएं होते हैं बकायदा, तो उन कुओं से वो पानी लेकर के आते हैं, नो डाउट। और जो क्या होता है कि तलाई नाम से एक चीज फेमस है, पोखर कह सकते हैं उसको, हम तालाब कह सकते हैं। तो हमारे राजस्थान के अंदर उसको तलाई बोलते हैं, तालाब बोलते हैं। जी। तो जो बारिश का पानी आता है उस पानी को वहां संग्रहित करते हैं। एक दूसरा क्या होता है, बेरी होती है। बेरी होती है, बेरी का मतलब होता है जमीन को खोद करके जमीन से पानी निकलता है। वो एक ऐसी जगह पर होती है, ऐसी गहराई वाली जगह पर होती है जहां से बारिश का पानी आकर के भी उसके अंदर इकट्ठा होता है। नीचे वाला जो जमीन का, जो राजस्थान का पानी है, वो जमीन के अंदर संरक्षित होता है, उसकी एक परत होती है, वहां तक वो संरक्षित होता है। वो उस बेरी को वहां तक खोदते हैं जब तक कि पानी नहीं आ जाता है, और वो फिर पानी आ जाता है तो फिर वहां छोड़ देते हैं। तो महिलाएं जो होती है, जो वहां आसपास जहां से पानी की सुविधा नहीं पहुंच रही है, वो वहां आती है क्योंकि वो दूर है, और वो अपने घर से वहां पानी लेने जाती है। क्योंकि अब उनको ज्यादा पानी की आवश्यकता है, तो वो ज्यादा एक बार जाएगी, घड़ा लेकर के आएगी। घड़ा आप मिट्टी का घड़ा होता है, ठीक है, फिर वापस जाएगी, फिर मिट्टी का घड़ा लेकर। इसलिए महिला वो बहुत मजबूत महिलाएं होती हैं। हमारे यहाँ के महिलाओं में उठ करके फ्रिज की बोतल लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, शहर की महिलाओं की बात। लेकिन हमारे ग्रामीण एरिया की महिलाएं ऐसी होती हैं कि एक मटके के ऊपर दूसरा मटका, दूसरे मटके के ऊपर तीसरा मटका, तीसरे मटके के ऊपर चौथा मटका, चौथे मटके के ऊपर 5 मटके। 5 मटके क्यों? क्योंकि उनको एक ही लाइन में उनको वो पानी बहुत सारा लाना होता है, क्योंकि ताकि उनको दूसरी बार जब वो जाएंगे तो 5 घड़े पानी आएगा, तो उनके 2 राउंड के अंदर 10 घड़े पानी आ रहा है। लेकिन अगर वही 10 घड़े पानी अगर वो एक एक घड़े लाएंगे तो उनका आधा दिन बर्बाद हो जाएगा। समय की पाबंद, अति मेहनती और पानी का संरक्षण, और उस 10 घड़े पानी को वो 3 दिन चलाते हैं, क्योंकि उन्हें दोबारा वापस जाना न पड़े। धीरे धीरे छोटे छोटे पानी से, मतलब कम जरूरतों से वो उसका अधिक उपयोग करते हैं। आज अच्छा, कितना है ग्रामीण एरिया अगर हम बात करें राजस्थान में? देखिए राजस्थान कितना फीसद है? बिल्कुल, आप अगर ऐसा बात करते हैं तो लगभग 80% एरिया ग्रामीण एरिया, केवल 20% एरिया है जो बड़े बड़े शहरों के रूप में जाना जाता है। उनका एक छोटा सा अनुपात है, शहरी जैसे बाड़मेर है, जिला मुख्यालय है, तो उसके आसपास का कुछ एरिया शहरी है, उसके फिर बाकी गांव का इलाका है। बिल्कुल, सिर्फ बाड़मेर का आप कह सकते हो। बाड़मेर की परिधि से 3 किलोमीटर बाहर शहरी ग्रामीण शुरू हो जाता है। तो क्या पलायन है गाँव से शहरों? बिल्कुल, नो डाउट मैडम, ये सबसे बड़ी पलायन है। क्योंकि जो गांवों के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास आय का साधन क्या है? खेती है। खेती तो होती नहीं है, बारिश होती नहीं है, तो खेती होती नहीं है, बारिश होती नहीं है, तो वो गरीबी में जी नहीं सकते। गरीबी में जी नहीं सकते तो वो रुख करते हैं शहरों की ओर। नहीं, मजदूरी भी नहीं करते। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब वो रुख करते हैं शहरों की तरफ, तो ज्यादातर विद्यार्थी लोग आते हैं, अपना अध्ययन करते हैं। ठीक है, विद्यार्थी वर्ग अपना अध्ययन करता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जाकर के अपना व्यवसाय करते हैं, छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, अपने घर की आजीविका को संभालने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग जाकर के अपनी दुकानें खोल लेते हैं, कुछ अपना बिजनेस खोल लेते हैं। इस तरीके से वो तो खेती क्यों नहीं हो रही है? क्या ये पहले से नहीं होती थी, या ये बारिश वाला, क्या इस बीच में ही कुछ मौसम में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? राजस्थान की जो जमीन है वो रेतीली जमीन है और उपजाऊ नहीं है। अधिक बंजर है, कम उपजाऊ है। उपजाऊ नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं, कम उपजाऊ है, अधिक बंजर जमीन है। ठीक है, मेरे गांव के अंदर अगर मैं बात करूं तो उसमें 80% जो जमीन है वो बंजर जमीन है, वहां नहीं होती है, क्योंकि वो पत्थर आ जाते हैं उस जमीन के नीचे, और जहां से पत्थर आने शुरू हो जाते हैं वहां वो तो उसमें नहीं क्या, होती है। उसमें क्या उगाया जा सकता है? क्या उसमें कुछ उगाते हैं? बंजर जमीन में तो वो मतलब वो चरवाहे के लिए छोड़ दी जाती है, गाय जो पशुपालन जो होता है। 20% की जो जमीन अच्छी है उसमें क्या उगाते हैं? उसमें वो ज्यादातर बाजरा उगाते हैं, ग्वार उगाते हैं, तिल उगाते हैं, और मतीरा और काचर जो होते हैं उनको वो उगाते हैं। जी जी, ठीक है। तो फसल के लिहाज से कहें तो राजस्थान का बहुत अच्छा रिकॉर्ड मतलब नहीं है, बाजरे के रूप में है, ऐसा नहीं कह सकते। बाजरा के रूप में सिर्फ एक क्षेत्र की मैं ये जो बात कर रहा हूँ बाड़मेर जैसलमेर की बात कर रहा हूँ। बाकी जगहों पे होती है, बाकी जगहों पर होती है, जैसे झालावाड़ है, भीलवाड़ा है, अलवर है, तो यहाँ अच्छी फसल होती है। वहाँ पर मिट्टी कैसी है? क्या रेतीली वहाँ नहीं पर है? लाल मिट्टी है और भूरी मिट्टी है, तो वहाँ अच्छी फसलें होती हैं। हमारे बाड़मेर जैसलमेर के सारे एरिया वैसे नहीं है,
कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर फसलें नहीं होती हैं जी। और बहुत सारे एरिया जहाँ फसलें होती हैं जी, और जी, वो जी। उसको अच्छे अब तो बाड़मेर में अनार है, खजूर, इनकी भी खेती होती है। अच्छा, ये अब भी होने होती लगी है। है। अच्छा अच्छा, मूंगफली भी होती है छोटी लाल रंग की, क्या वो भी वहाँ पर होती है? मूंगफली भी होती है। मूंगफली। बीकानेर एक क्षेत्र है हमारे राजस्थान के अंदर। जी, जी। बीकानेर में चने और मूंगफली का उत्पादन होता है। अच्छा। और उसको बड़े मार्केट में, उसे बड़े स्तर पर, इवन विदेशों में भी उसको बेचा जाता है। अच्छा अच्छा, क्या गन्ने की खेती भी होती है वहाँ? गन्ने की खेती वहाँ नहीं, अच्छा। राजस्थान में नहीं होती, यूपी में अच्छा, होती है। जी 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 जी। जैसे गुड़ पपड़ी और एक गजक वगैरह मैंने देखा कि राजस्थानी कुछ दुकानें बीकानेर ब्यावर वगैरह। ब्यावर इस गजक और जो गुड़ पपड़ी, यहाँ पर तिल पपड़ी, इसके रूप में सबसे ज्यादा फेमस है। बीकानेर। वहाँ अगर आप कभी ब्यावर जाओ तो खत्री मिष्ठान भंडार है, वो आपको अच्छा। रेलवे स्टेशन पर ही, वो सॉरी बस स्टैंड पर ही मिल ब्यावर जाएगा। क्या डिस्ट्रिक्ट है? ब्यावर अजमेर का एक छोटी सी तहसील है। अच्छा। और अगर आप कभी ब्यावर जाओ, अजमेर जाओ, कभी दरगाह देखने के लिए जाओ, या फिर अगर आप अकबर का किला देखने जाओ, पुष्कर तीर्थों की नगरी जाओ, जी। तो आप ब्यावर जरूर जाना। मैं कहूंगा वहाँ खत्री मिष्ठान भंडार, और वहाँ पर बहुत ही मतलब स्वादिष्ट आपको वहाँ तिल पपड़ी मिल जाएगी। मतलब जी। आपका करेगा यार ये तो और खरीदा जाए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, बहुत मुझे प्यारी लगता है कि इतना कुछ है आप लोगों के पास बताने के लिए अपने बिल्कुल। राज्य अगर के आप बारे में। राजस्थान के बारे में जानेंगे जी, तो जी, एक जी। पुराण लिखा जा सकता है, बिल्कुल। महापुराण लिखा तो जा हम सकता है। चाहते हैं कि हम समय की कोई कटौती ना करें और जम के आप लोगों से बातचीत बिल्कुल, करें, क्योंकि हमारे बिल्कुल। लिसनर्स भी मुझे लगता है कि एक नई रोचक जानकारी को सुनना चाह रहे होंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ विक्रम जी भी जुड़े हैं। तो हमारे साथ एक शिक्षक और जुड़े हैं, रमेश कुमार, जो कि बाड़मेर से ही बिलोंग करते हैं और यहाँ पर मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड में दाखिला इन्होंने अभी लिया है। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो विक्रम जी के पास मैं आना चाहती हूँ। विक्रम जी, मैं थोड़ा सा शिक्षा के हवाले से राजस्थान को समझना चाहती हूँ। शिक्षा की क्या स्थिति है, कितना साक्षरता का दर कितनी है, पुरानी पीढ़ी कितनी बची है जो निरक्षर थी या जो बहुत कम साक्षर थी? क्या नई पीढ़ी में सारे लोग पढ़ते हैं? क्या महिलाओं को, बालिकाओं को क्या पढ़ाया जाता है वहाँ जी, पर? बिल्कुल। अब शिक्षा की जो अपन देखें स्थिति बहुत अच्छी हो गई है बाड़मेर की, जैसलमेर की कहें तो। ज्यादातर यहाँ के गवर्नमेंट स्टूडेंट ज्यादातर बाड़मेर जैसलमेर के ही आपको मिलेंगे। जी। अच्छा जी। अच्छा, जैसलमेर और बाड़मेर के ही जी। ज्यादा शिक्षक मिलेंगे पूरे हाँ। राजस्थान में? आप कोई भी कट ऑफ देखोगे तो भी बाड़मेर वाले अव्वल दिखेंगे आपको उसमें, बाड़मेर जैसलमेर के। ऐसी क्या वजह रही कि वहाँ के लोग पहले से ही थोड़ा सरकारी नौकरी की तरफ या पढ़ाई की तरफ रुझान उनका वही बढ़ा? खेती बाड़ी कम थी उनके, बस कोई वही ऑप्शन नहीं था। हाँ, ऑप्शन नहीं था। बाकी आर्थिक स्थिति कैसी है बाड़मेर की? आर्थिक स्थिति सब मजबूत अच्छी ही है। अच्छा, सब लोग ठीक ठाक हैं। हाँ। और रमेश कुमार जी, आप क्या बताना चाहेंगे? राजस्थान की सैर आज हम कर रहे हैं, हमारा कार्यक्रम है देश विदेश की सैर। तो हमारे उत्तराखंड के श्रोताओं के लिए हम लेकर आए हैं कि राजस्थान जैसे कि रविंद्र जी ने कहा कि वीरों की भूमि है, वीरता के लिए जाना जाता है, पूरा इतिहास है वहाँ राजपूतानों का। तो आप और क्या क्या बताना चाहेंगे राजस्थान के बारे में? कुछ वहाँ के खान पान के बारे में, कुछ संस्कृति के बारे में? खान पान के बारे में कहें तो पश्चिमी राजस्थान जोधपुर संभाग में वहाँ की आपको सबको जैसे पता ही होगा कि मिठाई ऑल इंडिया में फेमस है। अच्छा, क्या नाम है मिठाई का? कोई भी मिष्ठान के अच्छा, कोई भी मिष्ठान। कोई अच्छा। भी मिष्ठान, जैसे बाकी घेवर सब्जियों में का केर दूध, सांगरी की सब्जी है, गुलाब जामुन जी। और केर सांगरी, कड्डी, बाजरी की रोटी, हाँ, जो मतलब वहाँ जो का कि देश भर में फेमस है। हाँ, वहाँ का लोकल खाना है, वहीं पे ज्यादातर उसकी उपज होती है और वहीं पे बनता है। जी। केर सांगरी क्या कुछ सब्जी है, हरी सब्जी जैसी कुछ है या हाँ क्या है? हाँ, ये जो हाँ। खेजड़ी पे लगती है वो सांगरी उसको बोलते हैं। अच्छा। और केर का भी पौधा होता है। अच्छा, जी। तो बाजरे की रोटी और केर सांगरी ये साथ में हाँ, खाया जाता होगा। जी। वहाँ पर क्या दूध, दही, मट्ठा ये सब भी कुछ इफरात में होता है क्या वहाँ पर? हाँ, बिल्कुल। जी मैम, हाँ। एक्चुअली राजस्थान जो है ना, तो वहाँ उसका राज्य वृक्ष है खेजड़ी। तो थोड़ी बंजर जमीन है तो क्या है राज्य वृक्ष? क्या है? राज्य वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी। तो अच्छा। खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है, तो उसके लिए मतलब उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो पानी की आवश्यकता नहीं होती है तो वो राजस्थान की धरती पर जगह जगह पाया जाता है। जी। उस खेजड़ी के ऊपर एक सांगरी होती है, ठीक है ना। वो फली लगती हैं इतनी, जैसे हम उसको कैसे किससे तुलना कर सकते हैं? वहाँ पर एक फली लगती है, लंबी होती है, फलियों वाला। हाँ, है ना। तो वो फली लगती है उसके ऊपर, फिर उसको काट करके वो उसकी सब्जी बनाती है और बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है। उसके अंदर गुड़ डाल करके, मुझे याद है कि मेरी ग्रैंड मदर जब उस सब्जी को बनाती है ना, तो मतलब अगर आप भी कभी जाएंगे तो इतनी स्वादिष्ट सब्जी होती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा अच्छा। और दूसरी, वहाँ पर गवार जब हम बोते हैं तो गवार फली जो होती है, गवार फली से आप परिचित होंगे। गवार फली की सब्जी भी बहुत ही शानदार होती है, जी, बहुत जी, टेस्टी होती है। जी, जी। ठीक। एक वहाँ होता है टूला होता है, ये कंटीली झाली है जिसको टूला बोला जाता है, ठीक है ना। उसके अंदर लगते हैं छोटे छोटे केर,
इतने गोल गोल एकदम बेर टाइप लगते हैं, छोटे छोटे से, और कच्चे होते हैं। उसका अचार भी बनाते हैं। अच्छा। ठीक है ना, अचार भी बनाते हैं, उसकी सब्जी भी बनाते हैं, और बहुत टेस्टी अचार बनता है उसका, और बहुत ही टेस्टी उसकी सब्जी बनती है। तो हम कभी अगर घर जाते हैं ना, तो घर से उसका केरों का अचार जरूर लेकर के आते हैं। ठीक है ना। और घर वाले जब भेजते हैं ना हमको, तो बोलते हैं कि केर का अचार भेजे क्या आपको, हमारे वहाँ मेथी वेथी इतना चलता नहीं है। ठीक है ना, तो केर का अचार बहुत चलता है। तो पशुपालन की स्थिति क्या है वहाँ पर? पशुपालन ज्यादातर लोग जो कृषि करते हैं वो पशु करते हैं। जिनके पास खेती है उनके पास पशु भी है। तो जुताई वगैरह होती है बैलों से या ट्रैक्टर? नहीं, अब नहीं होता है। जितना आप अगर उत्तराखंड जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ ट्रैक्टर पहुँच नहीं पाता है, हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ ट्रैक्टर नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ आज भी बैलों से होती। लेकिन राजस्थान में समतल भूमि है और रेतीले दौरे है, तो वहाँ ट्रैक्टर आराम से चल जाता। पहले होता था, आज से 40 साल पहले होता था, लेकिन अब ट्रैक्टर हर घर में आपको दिखने मिल जाएंगे। मतलब करीबन 10-20 सालों से तो हर घर में। हाँ। तो अब गाँव में होते हैं तो वो उस तरीके से खेती करते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा खेती होती है, जल्दी जुताई हो जाती है। फिर वो अपना काम, जो बुजुर्ग लोग हैं ज्यादातर, अब जो स्टूडेंट लोग हैं वो तो ज्यादातर शहरों में रह करके अपना अध्ययन करते हैं, और जो उनके पेरेंट्स होते हैं, वो बुजुर्ग होते हैं, वो मिलकर के अपने खेती का काम करते हैं। पहले होता था, अब खेती इतनी होती है क्योंकि ज्यादा पहले संयुक्त सदस्य होते थे, बड़े सदस्य होते थे, तो खेती बड़े पैमाने पर होती थी, सब लोग मिलकर के खेती करते थे। अब परिवारों का विभाजन हो गया है, एकल परिवार हो गए हैं, एक माँ बाप और उनकी संतानें होती है, संतानें शहर पढ़ने के लिए चले जाती है, शेष बचते हैं माँ बाप। उनसे अगर पशुपालन होता है तो करते हैं, नहीं देते हैं छोड़। उनसे अगर कृषि होती है तो करते हैं, नहीं देते हैं छोड़। इस तरीके की चीजें तो बंजर भूमि बढ़ती जा रही है। हाँ, नहीं, बंजर भूमि का उसका भी उपयोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपनी खेती को है ना किसी तीसरे व्यक्ति को दे देते हैं कि तुम इसके ऊपर फसल उगाओ, ठीक है ना, इसके ऊपर निराई गुड़ाई सब तुमको करनी है, और आधा भी नहीं, पाव आप हमको दे देना, और आप उसका 1/4 दे देना। 1/4 दे देना। जी। अच्छा, ये जो पढ़ने वालों की तादाद है जो कि शहरों में जाके पढ़ते हैं, जिला मुख्यालय में आप लोग रहते होंगे या फिर आप जयपुर में जाते होंगे, तो इसमें महिलाओं की, गर्ल्स की तादाद कितनी है? मैं कहूँगा कि ये चिंताजनक है। महिलाओं को हमारे राजस्थान के अंदर अगर आप एक चीज मान के चले ना, तो हमारे पास सभ्यता और संस्कृति के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारा गहना है सभ्यता और संस्कृति, और लड़की को हम सभ्यता और संस्कृति का एक ताज समझते हैं। तो माँ बाप जो होते हैं ना, वो खुद तो शहर जाते नहीं है, ठीक है ना, बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन लड़की को नहीं भेजेंगे कि लड़की अकेली शहर में कैसे जाएगी, क्योंकि लड़की जो है वो उनके गहना है, उनका ताज है, उनकी सभ्यता है, और वो अपनी सभ्यता को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आज की आधुनिकता के अंदर फंसकर उनका जो गहना है, वो उसकी जो चमक है वो कम पड़ जाएगी, यानी कि वो आधुनिकता के अंदर आ सकती हैं। उस आधुनिकता से बचाने के लिए वो अपने वहां जाने नहीं देती। हमारे राजस्थान के अंदर आज भी जातिवादी जो चीजें वो चलती है, नो डाउट, ठीक है, और लड़कियों के लिए मामले में बहुत कम है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे गांव के अंदर जो एक सरकारी अध्यापक है, सरकारी अध्यापक अपनी बेटी को बाहर नहीं भेज रहा है, सरकारी अध्यापक है, लेकिन कहाँ तक पढ़ाता है वो उसका फिक्स होता है 12 तक अपने गांव की एजुकेशन। उसके बाद में क्या करता है, वो डिस्टेंस जो से पत्राचार है उत्तराखंड मुक्त, उससे अपना फॉर्म भरवाता है, सिर्फ परीक्षा दिलाना वो अपना खुद जाता है, साथ में परीक्षा दिलवाता है, फिर वापस आता है। फिर उनसे प्रिपरेशन होती है। लड़कियां ज्यादातर क्या उनका काम होता है कि हमारे राजस्थान के अंदर गाँवों के अंदर ज्यादातर की भाई चलो पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, लड़का मिल गया, शादी कर लो, घर चूल्हा चौका संभालो, ठीक है, ये चीजें होती हैं। और शहरों की लड़कियां हैं वो नो डाउट पढ़ाई करती हैं, और जो लड़कियां उनसे पढ़ाई नहीं होती भाई हम तो चलो ठीक है कर रहे हैं, कर देते हैं, फिर शादी विवाह होने के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन आजकल जो लड़कियां हैं वो टीचिंग के पेशे में, उनके लिए सबसे ज्यादा अगर पैशन है तो टीचिंग है, ठीक है। और अगर शहरों की लड़कियां हैं तो वो नीट के क्षेत्र में जाती हैं, नो डाउट, डॉक्टरी करके स्टडी करती हैं, कुछ LLB भी करती हैं। शहरों में लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ाई करती हैं, अच्छी करती हैं, लेकिन गाँवों में जागरूकता और शिक्षा की स्थिति जो है वो काफी चिंताजनक है। जी। राजस्थान को हम बाल विवाहों के लिए भी बहुत जानते हैं, बालिका वधू जैसे नाटक सीरियल वहाँ पर बने हैं। बाल विवाह आज भी वहाँ होते हैं ग्रामीण इलाकों में। हमारे यहाँ एक त्योहार होता है आखा तीज, और ये शुभ मुहूर्त होता है, और यहाँ आज भी मतलब काफी ऐसी जगह है, एक विशेष कास्ट जो होती है, और एक विशेष त्योहार पर वो कास्ट उस विशेष त्योहार पर बाल विवाह करवाती है। अच्छा, ठीक है, उनको पता है कि इससे ये जो त्योहार है, तो इस त्योहार पर वो उनका बाल विवाह करवाती है। कुछ मतलब उसका मतलब 1% है जहाँ बाल विवाह होता है। अब शिक्षा आ गई, अब आधुनिकता आ गई, केवल 1% है। तो बहुत कौन सी जाति है वो?
जाति कोई प्रॉपर है नहीं, काफी जातियां हैं जो करती अच्छा, है। कई तरह की हैं। हाँ, तो हम कहें कि वो थोड़ा पिछड़ी जातियां हैं क्या, जनजाति समूह? नहीं, एजुकेशन बहुत है उनके अंदर, है, लेकिन अच्छा। वो काफी समय से परंपरा से चली आ रही है, के हिसाब से, बाकी बहुत पुरानी चली आ रही है, जी, तो फिर उसको चल लेकर के चलाते हैं। तो वो सीरियल में दिखाया गया था, फिर वो तो मतलब शादी करके उसको लेके भी आ जाते, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, लेके थोड़े आते हैं। शादी फिर सिर्फ शादी वो करवाते हैं, बाकी बच्चा उसके वो अपने घर रहता है, वो अपने घर रहता है। जब वो बालिग हो जाते हैं कर लेते हैं पहले से कि ये, हाँ, और जब बालिग हो जाते हैं तब फिर तब वो उसको भेजते हैं, क्योंकि वो सिर्फ विवाह की रस्म उस दिन करते हैं, 38 के दिन करते हैं, फिर वो जो 18 की हो जाती है तो फिर उसको वहाँ भेजते हैं। इसके पीछे वहाँ से जो परंपरा चली आ रही है उसके पीछे ये है कि घर में अगर किसी बुजुर्ग का देहांत हो जाता था और वहाँ जो लोग थे वो गरीब होते थे, तो समाज के वो लोग मिलके उनके जो भी बच्चे होते थे, तो वो पुराने समय में यूं होता था कि एक फैमिली में 6-7 बच्चे होते थे, क्योंकि चिकित्सा भी इतनी नहीं थी। तो कुछ लोग बच्चे बड़े होते होते कोई बीमारी होती तो वो एक्सपायर हो जाते थे, तो वो इसलिए ज्यादा बच्चे करते थे कि 2-4 अपने बच्चे जीवित रहे। तो उसमें से अगर वो कहते हैं कोई बुजुर्ग का देहांत हो जाता था तो उसके पीछे वो शादी करते थे, बाल विवाह करते थे। अच्छा। तो उससे ये होता था कि अपना खर्च जो है वो कम हो जाए, मतलब 4 लड़कियां हैं तो 4 लड़कियों की शादी कर देते। तो पुरानी रीति रिवाज है अभी काफी जी। और फिर वो जब बालिग हो जाती थी, 18 साल से ऊपर हो जाती थी, तब उनका वो मुकलावा गौना कहते हैं वो करते थे। जी। तो ये प्रथा आपने कहा कि काफी कम अब बची है अब बहुत कम है, मतलब 1% आप कह सकते हैं। जी। ये प्राचीन, आज से 20 साल पहले ये बहुत कॉमन चीजें होती थी आज से, लेकिन अब एजुकेशन आ गया है, लोग समझदार हो गए हैं और लड़कियां भी समझदार हो गई है। लड़कियां अब एजुकेशन जा रही है और अब अच्छे टीचर्स आ रहे हैं स्कूल के अंदर, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छी एजुकेशन नीति है, अच्छा पाठ्यक्रम है स्कूलों के अंदर। तो उनको बचपन से ये सिखाया जा रहा है कि ये चीजें नैतिक है और ये अनैतिक है, ये चीजें उत्कृष्ट है और ये निकृष्ट है, ये अच्छी है और ये बुरी है। तो नैतिकता अनैतिकता का उन्हें ज्ञान होने लग गया है। जी। खाप पंचायतों के लिए भी शायद हम राजस्थान का नाम ले सकते हैं, यूपी तो है ही, तो क्या वहां पर भी खाप पंचायतें अपने पूरे वजूद के साथ अभी हैं कि कोई भी फैसला लेना हो गांव के बारे में तो खाप पंचायत बैठती है और अपने फैसले लेती है? प्रेम विवाह की अगर बात हो तो क्या इस तरह के फैसले लिए जाते हैं खाप पंचायतों द्वारा? ये चीजें उसी तरीके से मैं कहूंगा जैसे आपने अभी बाल विवाह के बारे में कही कि ये चीजें अब न्यायालय आ गए हैं, जस्टिस आ गया है, न्याय हो गया है, तो अब ये चीजें 1% बची हैं। लेकिन होता है कहीं कहीं गांवों में ये चीजें उस गांव के अंदर गांव के मामलों को गांव में ही निपटारा उसका किया जाता है। अब पंचायतें बड़े स्तर पर नहीं होती हैं, एक कोई विशेष उस गांव के अंदर जो जिनका मतलब जो प्रभुत्व होता है, तो जो सरपंच होता है उनके सामने कि भाई ऐसी ऐसी चीजें, और वो नॉर्मली चीजें होती हैं। और अब इतने होते नहीं है लोग, पहले संयुक्त पर होते थे तो फिर झगड़ा वगैरह होते थे, इतना होता नहीं है। अब पंचायत क्षेत्र पर उनका फैसलों का निपटारा नहीं होता, सरपंच भी नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उसको भी पता चल गया कि ये कानून गलत है, ठीक है ना, और उसकी सरपंचाई जो है वो मुसीबत में पड़ सकती है कि सरपंच ने कैसे फैसले ले लिया। आजकल तो मोबाइल आ गया तो फोटो कोई खींच लेता है तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज कल थोड़ा सा ये कम हो गया, लेकिन जरूर आपकी बातें सही है, आज से 20 साल पहले ये बहुत कॉमन हुआ करता था। तो ये चीजें होती थी। और कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे अभी मुझे नहीं पता, लेकिन हम जब यूपी के चुनावों के बारे में देखते हैं तो हम पढ़ते हैं फलानी पंचायत पर आज ये फैसला लिया गया, किसानों की पंचायत, तो उतना ज्यादा नहीं है, उतना नहीं है हमारे राजस्थान में। जी। जैसे हम देखते हैं कि पूरी दुनिया एक मुट्ठी में समा गई है, ग्लोबल हो गई है ना। अमेरिका की खबरें यहाँ पहुंचना एक बहुत चुटकी भर में पहुंच जा रही मोबाइल से, इंटरनेट से। तो इस बाजार का असर हम देखते हैं कि हर गांव कस्बे तक है। गांव में दूर में पानी नहीं होगा लेकिन वहाँ पेप्सी कोला जरूर मिल जाता है ना। तो क्या यही हालात राजस्थान के भी होंगे? और मॉल खुलना शहरों में, डिपार्टमेंटल स्टोर खुलना, बाजार का पूरा कल्चर आना, उससे कई बार पुरानी पीढ़ी अपने को सामंजस्य नहीं बैठा पाती है, बदल रहे हैं लोग। तो आपके वहाँ के जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो कितना बदल रहे हैं? आपने कहा कि लड़कियों की शिक्षा के मामले में तो नहीं बदल रहे हैं, है ना, और इवन नई पीढ़ी तक नहीं बदल रही है। जो शिक्षक है वो खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। तो कितना वक्त लगेगा अभी राजस्थान के इस तबके को बदलने में, बाजार के साथ कदम ताल करने में? मैं यही कहूंगा कि मेरे ताऊजी जो है वो DYSP है, ठीक है, और मैं उनका मतलब भतीज हूँ जी। तो वो जो SP साहब है वो 1970 के आसपास लगे हुए हैं अभी, वो मतलब ठीक है। उनको अभी व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, मैसेज सेंड नहीं करना आता, फॉरवर्ड नहीं करना आता, टाइपिंग नहीं करनी आती, मेल देखना नहीं आता, कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें, बड़े पद पर है, बड़े ओहदे पर है, लेकिन अब वो चीजें उनको नहीं आती है। लेकिन मैं
या फिर मेरे से छोटा वाला, इवन मेरा 10वीं क्लास का भाई, 5वीं क्लास का भाई ऑनलाइन क्लास देख लेता है, जूम क्लास देख लेता है, मेल देख लेता है, क्लास में अपने असाइनमेंट जमा करा लेता है। तो ये आधुनिकता का प्रभाव है, ये मोबाइल का प्रभाव है, ये इंटरनेट का प्रभाव है, और ये जियो का प्रभाव है, ये 4G का प्रभाव है। तो अब 2G से हमारी जो पीढ़ी है वो 4G हो गई है, और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो 6G होगी। हम उनके सामने बौने प्रतीत होंगे, वो टेक्नोलॉजी से आई कांटेक्ट करेंगे, रोबोट से बातें करेंगे, ठीक है ना। अब ये 2G पीढ़ी अपने कगार पर है, अपनी समाप्ति की ओर है, बहुत जल्द। बिल्कुल। अच्छा, जो सभ्यता और संस्कृति का जो सारा ठीकरा महिलाओं पर फोड़ा जाता है कि हमारा गहना, इसको आप थोड़ा पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, या हम लोग तो थोड़ा से नेगेटिव सेंस में इसलिए लेते हैं कि सारा दारोमदार महिलाओं के ऊपर क्यों थोपा जाए? संस्कृति की रक्षा का, सभ्यता की रक्षा का महिलाओं के ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ा जाए? उनको भी तो अधिकार है पढ़ने लिखने का, चूल्हे चौके से बाहर निकलने का, और उन्होंने साबित भी किया हर जगह अपने को, हर जगह। और राजस्थान की महिलाओं ने तो साबित करके दिखाया है जी। और आज नहीं, युगों युगों से इमरती बाई ने वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वहाँ अगर आप इमरती बाई का आप देखेंगे तो आज से अमृता देवी। अच्छा। तो विष्णुई समाज जो है हमारे राजस्थान का अंदर, वो वनों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। अच्छा। ऐसी सोसाइटी है। अच्छा। ठीक है ना। हमारे पहाड़ में गौरा देवी जानी जाती है वनों के लिए, चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन जो हुआ था। तो हमारे यहाँ वहाँ अमृता देवी जो है वो उसके लिए प्रसिद्ध है। वहाँ के राजा ने हुक्म दिया था कि इस जंगल को काट करके यहाँ मेरा महल बनवा दिया जाए। अमृता देवी जाकर के पेड़ों से लिपट गई, उसने कहा कि या तो मेरे प्राण जाएंगे या पेड़ जाएंगे। और वहाँ पर महिलाओं के जो शव देखे गए, वहाँ के जो महिलाओं ने उस पेड़ों को पेड़ों के साथ चिपक करके अपने प्राणों की जो आहुति दी, वो आज पूरे विश्व में उसकी सराहना की जाती है, उसकी मिसाल दी जाती है। तो 363 लोग उसमें उन्होंने शहीद हुए थे उस पेड़ की रक्षा करते हुए। क्योंकि वो राजा का हुक्म था, वो राजा के सैनिकों ने उनको मार दिया। जब उनको पता चला कि वो पेड़ों से लिपट गई और कुल्हाड़ी से उनको मारा जा रहा है, तो राजा खुद आया, और जब वो अपने उस क्रूर बर्ताव को देखा तो शर्मिंदगी महसूस हुई उसको कि, और ये आज भी है, वो उनके विष्णुइयों के घरों में है ना, आज भी हिरण, जितने भी जो पशु पक्षी जंगल में जितने भी पशु पक्षी उनके घर में स्वतंत्र होकर के विचरण करते हैं। अच्छा। आज भी, ठीक है। और वो डरते नहीं है। हिरण डरता है मनुष्य से, लेकिन विष्णु समाज के व्यक्ति से वो कभी नहीं डरेगा। उनके घरों में स्वतंत्र होकर के विचरण करेगा। ये राजस्थान में अगर वनों की बात करें तो कितना फीसद है राजस्थान में वन, और किस किस चीज के पेड़ पौधे वहाँ पर पाए जाते हैं? झाड़ियाँ ज्यादातर है वहाँ पर? झाड़ियाँ भी हैं, पेड़ भी हैं। अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, ये है रणथंभौर अभ्यारण्य है। और हमारे राजस्थान के अंदर खेजड़ी के वृक्ष होते हैं, नीम के वृक्ष होते हैं, सरिस के वृक्ष होते हैं। और राजस्थान में एक अभ्यारण्य है, मरु अभ्यारण्य है, ठीक है। अच्छा। तो और सरिस का अभ्यारण्य है सीकर के आसपास। माउंट आबू है तो वो ठंडा एरिया है, उसके रूप में जाना जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में हर तरह का क्लाइमेट, हर तरह का क्लाइमेट है पूरे तरीके का। माउंट आबू जाओगे तो एकदम हिमाचल वाली फीलिंग आएगी। आप अगर बाड़मेर वाले हिस्से में आओगे तो आपको सऊदी अरब वाली फीलिंग आएगी। क्या बात है ना। तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग। तो आपने कहा कि वहाँ पे खजूर की खेती भी होने लगी है, तो वही सऊदी वाला जो एटमॉस्फेयर है। बिल्कुल बिल्कुल। तेल निकलने लगा, उन्होंने तेल भी निकल रहा है। बिल्कुल, पेट्रोल वहाँ रिफाइनरी और तेल के लिए तो प्रसिद्ध है। जी 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 जी। तो कितना निकलता है, कितना मतलब कोयले की खाने हैं वहाँ पर? कोयले की खाने भी है वहाँ पर, गिरिल पावर भी है, थर्मा पावर स्टेशन है, सौर ऊर्जा के वहाँ बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, पवन ऊर्जा के बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है। इस चीज के रूप में बड़ा फेमस है वहाँ। सबसे ज्यादा वो कर्क रेखा के ऊपर है इसका राजस्थान, डूंगरपुर वाले। हाँ, तो वहाँ वो सूर्य की किरणें तेज पड़ती हैं, तो सौर ऊर्जा के रूप में जो ये नवीकरणीय साधन जो है उसके रूप में राजस्थान अब अव्वल दर्जे पर है। क्या बात है। तो ये गर्मी से बचाव के लिए वहाँ के लोग क्या करते हैं? अभ्यस्त हो जाते हैं उस गर्मी को झेलने के, या उनके पास ऐसे कुछ पेय पदार्थ हैं कि जिससे वो उसको थोड़ा सा कुछ ड्रिंक वहाँ की पसंद हो, राजस्थान की फेमस हो, छाछ? ऐसा भी कह सकते हैं। राजस्थान के लोग गाय के गोबर से उसको घर को कच्चा बनाते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने घर को लेपते हैं ना गाय के गोबर से, तो गर्मी इतनी वो अंदर का जो माहौल होता है बहुत ठंडा रहता है, उनको एसी का फील आता है उसके अंदर। क्या बात ठीक है ना। वो सच में मैं मतलब महसूस किया हुआ है। अच्छा, मकानों के निर्माण में, भवन निर्माण में वहाँ का शिल्प भी जो है वो, अब किलों में तो हम देखते हैं कि वो शिल्प तो है ही, खैर बाकी गाँव में आपने कहा कि गोबर से लिप के बनाते हैं, तो क्या पक्के मकान भी वहाँ बनने लगे हैं? अब बहुत बनने लगे। ये जब गोबर वाला ये तब था, तब साधन नहीं थे। अब आ गए साधन, आ गए पैसा आ गया लोगों के पास, तो वो कच्चों घरों में नहीं रहना चाहते। घर बहुत कम देखने को गाँव के घरों में शौचालय वगैरह बने हुए हैं? बिल्कुल, अब बने हुए बने हैं सब जगह पे।
तो मुझे लग रहा है काफी बातें आपने बता दी हैं राजस्थान के बारे में। हम जब यहाँ कहीं मेले लगते हैं जब तो वहाँ राजस्थान का एक पूरा स्टॉल होता है, उसमें कुछ खाने पीने की मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ मिठाई वहाँ की पसंद है, फेवरेट है, कुछ नाम अगर बताना चाहें। दाल बाटी चूरमा सबसे ज्यादा फेमस है, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई है। बाजरे की रोटी बनती है, बिल्कुल चूरमा बनते हैं, घी डाल करके, कढ़ी बनती है वहाँ बहुत ही बढ़िया, मूंग उसकी गवार फली की सब्जी बनती है। मैंने आपको बताया था वो खो की और केर की सब्जी बनती है। जी जी जी, ठीक है ना। हम लोग मुझे लगता है एक वृक्ष होता है हमारा कुमटिया, तो उसमें चौपटिया ऐसा कुछ लगता है, उसकी सब्जी बनाते हैं, वो बड़ी टेस्टी होती है। जी जी, मुझे लगता है कि संगीत का पक्ष थोड़ा सा अछूता रह गया है। राजस्थान का अगर हम फोक की बात करें तो बहुत ही समृद्ध फोक है और उसने पूरी दुनिया में एक पहचान अपनी बनाई है। तो थोड़ा सा बताएं वहाँ के फोक के बारे में, वहाँ के आर्ट संगीत के बारे में। मैम हमारे यहाँ एक विशेष कास्ट है मांगनियार जी, ठीक है ना, वो हमारे फोक संगीत का संरक्षण करता कह सकते हैं उसको जी, ठीक है ना। वो उनके पास इतने फोक संगीत है कि वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में उनकी ख्याति, जैसे मामे खान है, अभी वर्तमान में पद्मश्री प्राप्त हुआ है, लाले खान नाम है शायद उनका, लाला खान ऐसा कुछ, हाँ अनवर खान, लाले खान, और जो इंडियन आइडल्स जो ये कार्यक्रम है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे ये मांगनियार जाति के जाते हैं और वो अपना फोक संगीत प्रस्तुति देकर के, बिल्कुल आप अगर देखेंगे शेड्यूल कास्ट में आती है ये जाति। हाँ, एक मांगनियार एक कास्ट है। अब मोती खान है तो बहुत ही मतलब 14 साल का लड़का, वो फाइनल तक गया है वो लड़का। तो आप उसको कभी आप देखना सोनी टीवी पर, उसके पुराने वीडियो बहुत ही मतलब मधुर आवाज होती है इनकी। केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, ठीक है ना, ये तो वहाँ गोरबन नखराड़ो थीम सॉन्ग है राजस्थान का, थीम सॉन्ग है। पर ये आया इन्हीं के द्वारा है, मतलब ये चीजें बड़ी फेमस है हमारे वैवाहिक कार्यक्रम में। तो राजस्थान आतिथ्य के लिए भी बहुत पसंद, बहुत ही आतिथ्य, पधारो मारो देश भी कहते हैं। अतिथि के लिए, सत्कार के लिए, मेहमान नवाजी के लिए जो राजस्थान की जो अवभगत है वो दुनिया में उसकी मिसाल दी जाती है। अपनायत बहुत ज्यादा है। क्या बात है। पैसे को कम तवज्जो देकर के आई हुए मेहमान को, खुद भूखे रह करके मेहमान को जिमाना, ये राजस्थान। तो ये बच्चा अभी या बाजार इसको लील चुका है या नहीं कह सकते, ग्रामीण परिवेश में तो, और अभी तो शहरों में भी है अभी तक तो। जी जी जी, तो ये चीजें कोई आता है तो उसको भूखा नहीं जाने, उसका नहीं। जी, क्या बात है। मेहमान नवाजी के लिए अभी भी है जी। तो वहाँ का जो फिल्म उद्योग है वो कुछ लोकल फिल्में बनती हैं, भाषा, हाँ लोकल फिल्में बनती हैं, लोकल संगीत बनते हैं। उतना स्तर नहीं है जितना भोजपुरी वालों का है। हमारे वहाँ सभ्यता और संस्कृति का मतलब आप हमारी सिनेमा देखोगे तो हमारे सिनेमा में आपको संस्कृति देखने को मिलेगी। आप उनका पहनावा देखिए, आपको है ना राजस्थानी फिल्मों के अंदर वो फूहड़पन नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ देखोगे अरे वाह क्या कल्चर है। उनके हाथों में वो गजरे बांधे हुए होते हैं, हाथों में चूड़ियां पहनी होती है, श्रृंगार किया होता है, वो जो घाघरा चोली जो पहना हुआ तो वो बहुत बढ़िया होता है। राजस्थान के पुरुषों का बहुत अच्छे तरीके से सौंदर्य को दर्शाया जाता है। तो पहनावे की बात करें तो ग्रामीण इलाके में अभी भी घाघरा चोली पहनते हैं क्या? घाघरा चोली पहनते हैं, और शहरों में भी अभी वही है हमारे परिवेश। तो मतलब साड़ी का चलन कम है वहाँ पर, साड़ियाँ भी हैं, मतलब अलग अलग तरीके के लोग। पुरुष क्या पहनते हैं, कुर्ता पैजामा या? अब तो मैम सामान्य हो गए हैं। अब पहले धोती कुर्ता और पोतिया पहना करते थे, सिर पर पोतिया पहनते थे। और आपने कहा था कि वो आप इतनी गर्मी होती है बचने के लिए क्या करते, तो उसमें वो पोतिया पहना करते थे। तो उससे वो अपने सिर की और अपने शरीर, लाल रंग की, मुझे लग रहा है कि लाल रंग का भी बड़ा लाल रंग बड़ा फेमस है, पीला रंग होता है। तो अलग अलग तरीके के वो पोती, उनको पोतिया बोला जाता है। ठीक है ना, वो पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं और पाँव में मोजड़ी पहन करके रखते हैं। और राजस्थान की जो चमड़े की मोजड़ी है वो बड़ी फेमस है। चमड़े के उत्पादन जो राजस्थान के वो बड़े फेमस है। अच्छा। तो पशु वहाँ पर कौन कौन से होते हैं, मतलब जो पशुपालन है वो तो गाय भैंस पालते हैं वहाँ पर? ये तो होता है ऊंट, हमारे रेगिस्तान का जहाज के रूप में आप जाने गद्देदार पेड़, और कितने समय तक वो बिना पानी के रह सकता है। ठीक है ना। तो स्टोरेज होता है उसका बहुत बड़ा। राज्य पशु का दर्जा दिया गया, राज्य पशु का दर्जा दिया गया उसको। तो ऊंट होता है, भेड़ बकरी, ये तो फिर होते ही नॉर्मल पूरे भारत वाले। तो मुझे लग रहा है काफी अच्छी बातचीत रही और रविंद्र जी ने ही इतना कुछ बता दिया कि मुझे लगता है कि आप लोगों का नंबर थोड़ा कम आया, लेकिन आप लोग भी चलते चलते कुछ और बोलना चाहें। और आप लोगों को उत्तराखंड में आके कैसा लग रहा है? आप लोग क्या पहली बार यहाँ पर आए हैं? जी, हम पहली बार ही आए हैं उत्तराखंड। तो जी अभी तो उत्तराखंड की क्या छवि है आपके दिमाग में? आपदा वाला क्षेत्र के रूप में तो नहीं है कहीं? हाँ बिल्कुल, हमें लगा था ठंड, वहाँ का टेम्परेचर वगैरह बहुत मतलब लो होगा। लेकिन यहाँ तो बाड़मेर जैसा ही है टेम्परेचर। अच्छा, वैसा ही हो गया। अब वैसा ही हो गया है। हाँ। बाकी उत्तराखंड को आप कैसे याद करते हैं? कुछ देवभूमि है, देवस्थान के नाम से ऐसे प्रसिद्ध है। जी। और
पर्यटनीय स्थल है काफी जी, यहाँ पे। जी। नैनीताल आप लोग नहीं आए हैं? नैनीताल विचार कर रहे हैं। अच्छा, विचार कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। तो यहाँ के युवाओं से मिले होंगे, यहाँ के टीचरों से मिले होंगे, टीचर्स से, या जो भी आप देख रहे हैं, तो क्या छवि बन रही है, किस तरह का शहर है हल्द्वानी, यहाँ की सड़कें, यहाँ का ट्रांसपोर्ट, यहाँ के होटल्स, यहाँ के लोग, कुछ अपनाइयत आपको लगी कि नहीं लगी? जैसे आपने कहा कि राजस्थान में बहुत अपनाइयत होती है लोगों में। नहीं, अभी तो सुबह ही आए 4 बजे, ऐसा ज्यादा कुछ फील हुआ नहीं है। जी 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 जी। तो अभी आप नैनीताल जाने का आपका मन है? हाँ। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप सभी का, विक्रम जी आपका, रविंद्र जी और रमेश जी, कि आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और हमसे राजस्थान के बारे में इतनी सारी बातें की। और उम्मीद करते हैं कि चलते चलते एक सवाल और करना चाहूंगी कि मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोग सरकारी शिक्षक हैं वहां पर, क्या इससे कुछ खास फायदा आपको मिलने वाला है, और कैसे आपको मालूम चला कि यहाँ से बीएड हो रहा है? हाँ, आजकल तो पता चल ही जाता है कौन सी विश्वविद्यालय में एडमिशन कहाँ निकला हुआ है, सब कुछ पता चल ही जाता है इंटरनेट के माध्यम से। तो इसका फायदा ये है कि हमने डीएलएड कर रखा है प्राइमरी सेक्शन के अंदर, वर्तमान में गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आप रेगुलर मोड से उसको नहीं कर सकते, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। जैसा उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, वैसे हमारे राजस्थान में भी ये कोटा है, कोटा ओपन, वर्धमान महावीर ओपन खुला विश्वविद्यालय है, ठीक है। उसकी भी अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, वहाँ एडमिशन भी होता है। वहाँ एडमिशन नहीं हो पाया हमारा अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना, इसलिए यहाँ भी एडमिशन निकले हुए थे, तो यहाँ पर भी ट्राई किया, यहाँ एडमिशन हो गया। यहाँ उत्तराखंड के इस विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय का हार्दिक आभार, और उत्तराखंड के लोगों का भी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको मौका दिया यहाँ बैठ करके इतना सब कुछ हमारी संस्कृति के बारे में बताने का। हमको तो बहुत खुशी मिलती है, ये तो बहुत कम आपको हमने बताया है। जी, आप अगर कभी हमारे पास बैठोगे तो मैं तो आपको गाथाएं बनाता जाऊंगा, आप सुनते जाओगे, उसको रिकॉर्ड करते जाओगे, उसका अंत नहीं है। क्या बात तो राजस्थान की बारे में हम जितना जानेंगे उतना कम है। एक टॉपिक को लेंगे, उसके ऊपर 4 दिन तक चर्चा कर सकते हैं, छोटे से छोटे टॉपिक पर 4 दिन तक चर्चा कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अभी आप यहाँ से जुड़ रहे हैं विश्वविद्यालय से, तो उम्मीद करती हूँ कि आप आते रहेंगे, तो बातचीत होती रहेगी। तो अभी आप लोग बाड़मेर के कितने स्टूडेंट यहाँ पर, कितने टीचर्स हैं जो यहाँ से कोर्स कर रहे हैं? लगभग हम 15-16 लड़के हैं, जो 5 जो टर्म्स अलग अलग काउंसलिंग है, तो अभी चल रही है, 2 दिन हुए हैं। काफी लड़के कल आए थे, कल आज आए हैं, कल और आएंगे, परसों और आएंगे। अच्छा, तो 1500 लोग, कुल 15-16 लोग हैं। हाँ, 15-16 लोग। जी जी जी। तो बहुत उम्मीद करते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। आप बहुत अपनी संस्कृति, साहित्य और इतिहास से जुड़े हुए लोग हैं। जो अपने इतिहास से, अपने जड़ों से जुड़ा रहता है, वो कभी असफल नहीं होते। तो आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उत्तराखंड के लोगों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। हार्दिक की गहन गहराइयों के साथ आभार और कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहे। आपको ये चर्चा कैसी लगी? देश विदेश की सैर कार्यक्रम में राजस्थान के बारे में जानने का आपको मौका मिला, तो ये बातचीत कैसी लगी? अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से। आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।